हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कल वाले टॉपिक्स में हमने देखा था इवैल्यूएशन कैसे होता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का, जिसके अंदर हमने 3 मेन एस्पेक्ट्स देखे थे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखा था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा था और कैश फ्लो फोरकास्टिंग देखा था। कैश फ्लो फोरकास्टिंग हमने समझा, उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हमने डिटेल में देखा कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फीजिबल है या नहीं। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें हम रिस्क इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, प्रोग्राम मैनेजमेंट पढ़ेंगे और हम एक जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे बेनिफिट मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा ये चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जितना भी हमने चैप्टर 2 के लिए पढ़ा है उसके हम एमसीक्यूज भी आज वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, रिस्क इवैल्यूएशन पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि जो रिस्क है वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका प्रोजेक्ट रिस्क और एक होता है आपका बिजनेस रिस्क। बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क और बिजनेस रिस्क डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट जो है अगर सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, तो उसमें बिजनेस रिस्क नहीं है। पॉसिबल हो सकता है कि प्रोजेक्ट तो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया लेकिन उसको किसी कस्टमर ने खरीदा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बिजनेस फेलियर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट रिस्क क्या हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन को क्रॉस कर चुका है और कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका बजट जो था, एस्टिमेटेड बजट था, उसको भी उसने क्रॉस कर लिया है, ज्यादा एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जितना बेनिफिट होना है उससे ज्यादा कॉस्टिंग लग रही है प्रोजेक्ट की, तो वो प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा। तो इस तरीके के रिस्क होते हैं जो प्रोजेक्ट रिस्क और बिजनेस रिस्क होते हैं। आज वाले रिस्क इवैल्यूएशन में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम फोकस रखेंगे हमारा बिजनेस रिस्क के ऊपर। जो प्रोजेक्ट रिस्क है वो हम आगे के अपकमिंग चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम जो रिस्क इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो बेस है वो है बिजनेस रिस्क का, ठीक है। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है वो हम रिस्क इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है उसमें हम देखेंगे। फर्स्ट जो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रैंकिंग, देन रिस्क और नेट प्रेजेंट वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। थर्ड इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फोर्थ इज रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस एंड लास्ट इज योर यूजिंग डिसीजन ट्री, हम कैसे रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं रिस्क को इवैल्यूएट करने के। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रैंकिंग। अब देखो, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और ये फाइंड आउट करना कि उस रिस्क का आपके प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो हो जाता है आपका रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, रिस्क जो है कौन सी कैटेगरी का है, यानी कि लो रिस्क है, हाई रिस्क है या मीडियम रिस्क है, या फिर आप रैंकिंग किस तरीके से करते हो। बेसिकली रिस्क की जो रैंकिंग होती है बनाई जाती है आपकी यहाँ पे प्रोजेक्ट रिस्क मैट्रिक्स बनाई जाती है, जिसके अंदर आप रिस्क को लिस्ट आउट करते हो और उसके साथ साथ वहां पे आप मेंशन करते हो उस रिस्क की इंपॉर्टेंस एंड रिस्क का लाइक्लीहुड। अब देखो, इंपॉर्टेंस अलग चीज है और लाइक्लीहुड अलग चीज है। इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि उस रिस्क की सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट क्या है प्रोजेक्ट के ऊपर। जो रिस्क आप एनालाइज कर रहे हो उस रिस्क का इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया कि उसका इम्पैक्ट कैसा हो रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर। और लाइक्लीहुड का मतलब हो जाता है कि उस रिस्क की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। लाइक्लीहुड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस की उस रिस्क की आपके प्रोजेक्ट के अंदर अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि अगर वो रिस्क आता है तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। ओके, तो दोनों ही चीजें जो हैं सेपरेटली असेस्ड होती हैं, ठीक है। ये हो सकता है, देखो, कोई सीरियस रिस्क है लेकिन अगर उसका लाइक्लीहुड जो है वो लो है, मतलब उसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन रिस्क सीरियस है, मतलब उसका इम्पैक्ट बहुत हाई है, वो कई बार लेस कंसर्निंग हो जाता है रादर देन कि कोई माइनर रिस्क है लेकिन उसकी सर्टेनिटी यानी कि उस रिस्क के आने की जो अकरेंस है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज्यादा है, तो वो आपका ज्यादा मोर कंसर्निंग हो जाएगा रादर देन ऐसा रिस्क जिसका इम्पैक्ट तो बहुत हाई है लेकिन उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वो क्या हो जाते हैं, लेस कंसर्निंग। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट रिस्क मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसके अंदर रिस्क को लिस्ट आउट करते हैं और रिस्क के साथ साथ हम यहाँ बताते हैं उसकी इंपॉर्टेंस एंड उसका लाइक्लीहुड, ठीक है। अब ये कैसे बताते हो, लो, मीडियम और हाई से हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी है या उसका लाइक्लीहुड कितना है, ठीक है। और अगर आपको प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली कंपेयर करना है तो यही सेम रिस्क लिस्ट जो होती है वो यूज की जानी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखा जाता है, एक डिसीजन मेकिंग टूल की तरह ये काम करती है रिस्क मैट्रिक्स जो आपकी बनती है। प्रोजेक्ट रिस्क मैट्रिक्स कैसे,
इस मैट्रिक्स के बेसिस पे आप देख सकते हो कि जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स है वो लेस फेवर्ड होते हैं, ठीक है ना, रादर देन जिनके लो रिस्क प्रोजेक्ट्स है उनको आप ज्यादा फेवरेबल मानते हो, क्योंकि उससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये डिसीजन मेकिंग टूल है, क्योंकि ये क्या हेल्प करता है आपको रैंकिंग करने के लिए हेल्प करता है, जिससे क्या हो डिसीजन मेकिंग करना आसान हो। तो जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने बुक में ही एक टेबल दे रखी है, सपोज कोई एक बेसिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए इन्होंने बिजनेस रिस्क मैट्रिक्स बनाई है। एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, उसके लिए एक बिजनेस रिस्क मैट्रिक्स बनाई है, यानी कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में कैसे रिस्क आ सकते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस और लाइवलीहुड क्या रहेंगे, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बिजनेस रिस्क या प्रोजेक्ट रिस्क मैट्रिक्स बनाई है। जैसे फर्स्ट रिस्क इन्होंने बोला है कि क्लाइंट रिजेक्ट्स प्रपोज्ड लुक एंड फील ऑफ साइट, ठीक है। जो प्रपोज्ड लुक है या फिर जो फील आ रहा है उस साइट का, अगर क्लाइंट उसी को रिजेक्ट कर दे, अगर क्लाइंट ही उसको रिजेक्ट कर देगा तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत सीवियर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स के लिए ही आप उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन को बना रहे हो, और अगर क्लाइंट्स उसको यूज ही नहीं करेगा, क्लाइंट्स उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देगा, तो उससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन तो बिल्कुल ट्रैश में चला जाएगा, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंस कितनी हो गई, हाई हो गई। लेकिन देखो लाइवलीहुड कम है। लाइवलीहुड कम क्यों है? अगर प्रोजेक्ट प्रॉपरली प्लान्ड है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम होता है तो उसपे प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, इसलिए क्लाइंट उसको रिजेक्ट कर दे, इसका लाइवलीहुड क्या है, नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये मान के ही चलते हो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग आपकी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है, क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा रिस्क के अंदर, ये लाइवलीहुड वाला सेक्शन। नेक्स्ट क्या जाएगा, कंपटीटर अंडरकट प्राइसेस की। जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि सेम टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, क्या पता वो अपनी प्राइसेस जो है उसको अंडरकट कर दे। अगर इस तरीके से कर दे तो आपकी साइट को कोई यूज नहीं करेगा, तो उस केस में भी आपकी सीवियरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और देखो इसका लाइवलीहुड क्या है, मीडियम। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मीडियम, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक ही टाइप की एप्लीकेशन, जैसे अगर आप शॉपिंग वेबसाइट की बात करें तो हमारे पास शॉपिंग के लिए अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है। नाउ इट डिपेंड्स, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी साइट ज्यादा अपीलिंग लग रही है। वो किस पे डिपेंड करता है कि वो प्राइसेस को चेक करता है। किसी भी प्रोडक्ट को उसको खरीदना है तो उसको अलग अलग वेबसाइट्स पे चेक करेगा कि किस पे वो प्रोडक्ट उसको सस्ता मिल रहा है। तो उस हिसाब से क्या होता है, देखो इसकी लाइवलीहुड जो है इसका मीडियम है। क्यों? क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउस अनेबल टू डील विथ इंक्रीज्ड डिमांड, ठीक है। देखो इसका जो इम्पैक्ट है वो मीडियम रहने वाला है, लेकिन और इसका लाइवलीहुड क्या होगा, लो, कि आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे तभी आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। ओके, ऑनलाइन पेमेंट हैज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट है उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो देखो उसकी इंपॉर्टेंस, उसका इम्पैक्ट क्या है, मीडियम, मतलब कि सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है और उसके आने के चांसेस भी मीडियम है। तो ये काफी ज्यादा ना रिस्की थिंग हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट्स करवा रहे हो अपने कस्टमर से और वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, सिक्योरिटी ब्रीच आ रहे हैं, उनकी सपोज बैंक डिटेल शेयर हो रही है किसी अटैकर्स के थ्रू, तो ये क्या हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट का रिस्क जो है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट हाइयर देन एस्टिमेटेड। अब आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे ज्यादा आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो रही है। तो देखो ये होना, हम बोल सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो लो है और इसका लाइवलीहुड आने के चांसेस भी कम है, क्योंकि ये भी आपका प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो आप इसमें मान के चलते हो कि आप एक अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है योर रिस्पॉन्स टाइम। जो भी एप्लीकेशन है उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या करता है, डिटेल करता है परचेसर को। तो ये भी देखो अगेन, अगर रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो होगा आपके एप्लीकेशन का तो कस्टमर्स क्या होंगे, मूव हो जाएंगे अदर वेबसाइट्स के ऊपर। तो इसके लाइवलीहुड के आने के चांसेस मीडियम है और इसका इम्पैक्ट भी क्या रहने वाला है, मीडियम। तो इस तरीके से ई कॉमर्स एप्लीकेशन का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि इस तरीके से बिजनेस रिस्क मैट्रिक्स बनाई जाती है, जहाँ पे देखा जाता है किसी भी रिस्क की इंपॉर्टेंस और लाइवलीहुड क्या है, और इससे डिसीजन लिया जाता है कि अगर कोई सीवियर रिस्क वाला प्रोजेक्ट है तो उसको आप क्या करोगे, फेवर कम करोगे रादर देन जो कोई लो या मीडियम रिस्क वाला प्रोजेक्ट है। तो ओके, ये तो हो गया फर्स्ट टेक्निक रिस्क इवैल्यूएशन की। दूसरा है कि अगर रिस्क और नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, डिस्काउंट रेट आपको पता चलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रोजेक्ट जो है ज्यादा रिस्कियर है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एनपीवी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हाइयर डिस्काउंट रेट यूज करते हैं।
ठीक है ना। जैसे कि सपोज कोई सेफ प्रोजेक्ट है तो हमने 2% ही डिस्काउंट रेट रखी है, लेकिन सपोज अगर कोई रिस्की प्रोजेक्ट है तो हमने डिस्काउंट रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे रिस्क का कैटेगराइजेशन होता है, या फिर हम बोलते हैं जो प्रोजेक्ट है उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रिस्क का एडजस्टमेंट जो होता है वो कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि अगर रिस्क जो है, यानी कि प्रोजेक्ट का अगर रिस्क ज्यादा है, प्रोजेक्ट अगर रिस्कियर है, तो आपका क्या होगा, डिस्काउंट रेट आपको बढ़ा के नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिकली इसमें हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का टोटल बेनिफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जिसमें ये देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब तो आपकी बेनिफिट जो है वो ज्यादा हो रहा है कॉस्ट से, लेकिन अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बिजनेस रिस्क हो गया। क्यों? क्योंकि बेनिफिट तो आपको कम अचीव हो रहा है जबकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो होते हैं फाइनेंशियली वायबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज योर रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस, ठीक है ना। रिस्क प्रोफाइल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, एक रिस्क प्रोफाइल क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है, जो भी आपकी कॉस्ट बेनिफिट एवरेजिंग होती है उसकी जो भी ऑब्जेक्शंस है उनका सेंसिटिव एनालिसिस यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट का रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कई सारे की पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉस्ट बेनिफिट हो गया, या आप जैसे कॉस्ट बेनिफिट आएगा तो उसको आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, ठीक है ना। एडजस्ट कैसे करोगे, जैसे +-5% पे, ताकि क्या हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सेंसिटिविटी जो है उसको असेस किया जा सके। ऑल्सो आप क्या करते हो, जो भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट बेनिफिट थी ना, ठीक है ना, उसको क्या करा जाएगा, रिकैलकुलेट किया जाएगा, क्या एस्टिमेट करने के लिए कि क्या रिस्क इम्पैक्ट है, ठीक है ना। रिस्क इम्पैक्ट को इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है ना, हर एस्टिमेट के लिए क्या होगा, आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है उसको रिकैलकुलेट किया जाएगा। ऑल्सो जो सेंसिटिव एनालिसिस होता है, ठीक है ना, जो सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है किसमें हेल्प करता है, आपको ये पॉइंट करने में हेल्प करता है कि कौन से की रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्ट की सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्रिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हैं हम। और डिसीजन मेकिंग कैसे है, ये डिटरमाइन करता है कि जो रिस्क है आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो या मिटिगेट कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर रहे हो, उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हो या प्रोजेक्ट को ही अबेंडन कर दे रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली एक रिस्क प्रोफाइल क्रिएट होती है आपकी प्रोजेक्ट की, जहाँ पे ये असेस किया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है आपके रिस्क का, आपके प्रोजेक्ट का, और वहां देखा जाता है कि क्या की फैक्टर्स हैं जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट का सक्सेस है वो अफेक्ट हो रहा है। लास्ट है आपका डिसीजन ट्री। देखो डिसीजन ट्री बेसिकली क्या है, एक ट्री टाइप में, ट्री फॉर्म के स्ट्रक्चर के थ्रू आप क्या करते हो, एक डिसीजन मेकिंग की कई तरह काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक तरीके का टूल है जो कि रिस्क को इवेल्युएट करेगा और रिस्क के बेसिस पे क्या करेगा, एक्शन, बेस्ट एक्शन जो भी होगा वो परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली एक इसलिए यूज होता है कि आपका जो भी डिसीजन है उसको फॉर्म करने के लिए यूज होता है, और ये क्या प्रिडिक्ट करता है आपके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या रहने वाले हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। जैसे सपोज करो एक कंपनी है, उसको डिसाइड करना है कि उसको सिस्टम को अपग्रेड अभी करना है या वो बाद में करे, तो अब उसके पास दो ऑप्शन हो गए। अगर वो अभी कंपनी जो है अगर सिस्टम को अभी अपग्रेड करती है तो उस केस में तो क्या होगा, कॉस्ट तो हाई जाएगी, क्योंकि अभी रिसेंट बिल्कुल आप एट अ टाइम ही अपग्रेड करोगे तो आपकी कॉस्ट तो हाई होगी, लेकिन फ्यूचर इश्यूज आप अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप डिले करते हो तो इससे कॉस्ट तो सेव हो जाएगी क्योंकि आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो अभी, लेकिन ये कई बार क्या होगा, आपको लॉसेस की तरफ लीड करेगी लेटरली, ठीक है ना। फ्यूचर में हो सकता है कि आपके अपग्रेडेशन के डिले की वजह से क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। तो इनके बेसिस पे आप क्या करते हो, पूरा ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में बनता है, ठीक है ना, नोड टू नोड आप मूव करते हो और उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो कि किस तरीके की अगर सिचुएशन होती है तो हमें किस तरीके का डिसीजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर यू कैन प्ले अ फुटबॉल और नॉट, तो आप क्या करते हो, वेदर चेक करते हो, ठीक है ना। बाहर का वेदर चेक करेंगे, वेदर या तो रेनी होगा, ठीक है, सनी है या विंडी है, ठीक है। अगर सपोज वेदर रेनी है, ठीक है, रेनी है इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नो हो गया, ठीक है। सनी और विंडी में आप देखेंगे तो सनी के अंदर ये देखेंगे कि टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर बहुत हाई है, ठीक है, तो भी फुटबॉल नहीं खेला जा सकता, लेकिन टेम्परेचर अगर मीडियम है तो आप फुटबॉल खेल सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो। इसी तरीके से विंडी में चेक किया जाएगा कि कितना विंड है, मतलब कि विंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो भी फुटबॉल नहीं खेला जा सकता, तो विंड की फ्रीक्वेंसी यहाँ चेक की जाएगी, अगर हाई है तो हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। लेकिन विंड जो है एक प्लीजेंट वेदर है, ठीक है ना, विंडी है लेकिन बहुत प्लीजेंट वेदर है, तो आप खेल सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, वेदर की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले रहे हो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो या नहीं खेल पाओगे, ठीक है। रेनी है तो सपोज आपने डिसीजन लिया कि आप घर पे ही बैठ के टीवी देखने वाले हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर कंडीशन यू आर डिसाइडिंग वेदर यू कैन प्ले अ फुटबॉल और नॉट। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, डिसीजन ट्री बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली चीज क्या है, डिसीजन ट्री जो है वो क्या कंपेयर करता है, रिस्क और बेनिफिट्स को कंपेयर करता है, और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको बेस्ट पाथ चूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप बिजनेस रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हो प्रोजेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट को समझने से पहले प्रोग्राम मैनेजमेंट की डेफिनेशन हम देखते हैं। डीसी फन एक रिसर्चर हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी, अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू गेन बेनिफिट्स, ठीक है ना। कि प्रोग्राम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स का ग्रुप जिसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि हम क्या कर सके, बेनिफिट को गेन कर सके। और ये ग्रुप में ही पॉसिबल है, अगर हम सेपरेटली मैनेज करेंगे, हम एक एक प्रोजेक्ट को अगर सेपरेटली मैनेज करने लगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें प्रोग्राम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी डेफिनेशन हो गई कि ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनको आप क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेटेड वे में मैनेज करोगे ताकि आप बेनिफिट गेन कर सको, ठीक है। और ये चीज पॉसिबल नहीं है अगर आप प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली मैनेज करते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्या होगी प्रोग्राम मैनेजमेंट की डेफिनेशन, तो अगर आप और थोड़ा बहुत क्या करते हैं, वर्ड्स को इधर उधर स्वैप कर देते हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि क्या एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, तो यू कैन इजीली आंसर। देखो, किसी भी प्रोग्राम मैनेजमेंट को अगर आपको आपकी कंपनी में लाना है, ठीक है ना, बेसिकली उसके 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, ठीक है। फिर एक कॉमन प्रोग्राम आइडिया डिफाइन करो, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए आप हायर करोगे या प्रमोट करोगे किसी प्रोग्राम मैनेजर को, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू पिक अ मेथोडोलॉजी टू फॉलो द प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड देन यूज द प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ओके। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि आप अपने प्रोग्राम मैनेजमेंट को आप अपनी कंपनी में लेके आ सकते हो। अब देखो, प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर बेसिकली क्या करता है, मैनेज करता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को साथ में ताकि बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। एंड ऑल्सो क्या इंश्योर किया जाता है प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है वो होनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो इंश्योर की जाती है आपकी प्रोग्राम मैनेजमेंट के थ्रू। अब देखो, कई सारे तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। उन प्रोग्राम्स को आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो, उसी की बेसिस पे आपके प्रोग्राम मैनेजमेंट बनते हैं, ठीक है। तो इससे फर्स्ट आपका हो जाता है बिजनेस साइकिल प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एक फिक्स बजट के साथ अलाइन होते हैं, और एक इनका प्रॉपर प्लानिंग साइकिल होता है, जैसे जो आईसीटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके वो आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, फाइनेंशियल पीरियड के बेसिस पे। इसी तरीके से एक होते हैं आपके स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स कैसे, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो किसको सपोर्ट करते हैं, एक सिंगल स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं। सपोज कोई कंपनी सिस्टम है जिसको आपको मर्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है उनको आप ट्रीट तो सेपरेट ही करते हो, लेकिन ये सारे जो हैं आपके एक ही प्रोग्राम के अंदर मैनेज होते हैं। इसी तरीके से आपके आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के अंदर क्या हो जाएंगे, कई सारे जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके कई सारे डिपार्टमेंट्स है, ठीक है ना, उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या इंश्योर किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो नेटवर्क्स हैं, सर्वर्स हैं, डेटाबेसेस है, उनका एक स्मूथ ऑपरेशन होना चाहिए, वो इंश्योर किया जाता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, देखो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि इनोवेटिव आइडियाज पे या बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं, ठीक है ना, कि न्यू प्रोडक्ट्स आपको डेवलप करना है, न्यू
सर्विसेज आपको देनी है कि या फिर आप बिल्कुल रिसर्च और इनोवेशंस जो होते हैं उनके ऊपर काम करते हो। तो उसमें देखो दो चीजें हो जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये कंपनीज किस पे फोकस करती है, इनोवेशन पे और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेरी करते हैं रिस्क मैनर में। सेफ प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, जो कि प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर ही है, उन्हीं के अंदर आप कुछ इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो उनका रिस्क जो हो जाता है वो लो हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर ही इनहेंसमेंट ला रहे हो। रिस्की प्रोजेक्ट्स कौन से हो जाएंगे, जिन पे रिस्क जो होगा बहुत हाई होगा, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हो जैसे चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम आया उस तरीके से कि एक न्यू चीज आपने, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विसेज आपने मार्केट के अंदर लाई है, तो उस टाइम पे रिस्क तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कस्टमर्स का क्या रिएक्शन है वो आपको नहीं पता, आपके पास उसका कोई पुराना फीडबैक भी नहीं है, ठीक है। बट पॉसिबल है कि वो पोटेंशियल ब्रेक थ्रू इनोवेशन प्रोवाइड करे आपको। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो इनोवेशन या जो रिसर्च आपकी हुई है जिससे न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो इतना मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे कि आपको क्या हो, कंपनी जो है बहुत हाई बेनिफिट की तरफ जाए, ठीक है। इसी तरीके से एक होती है आपकी इनोवेटिव पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होता है, कई नई टेक्नोलॉजीज जो होती हैं उस पे कंपनीज क्या करती हैं, साथ में कोलैबोरेट करती हैं और फिर कोऑर्डिनेट करती हैं एक साथ, ठीक है ना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जो कि प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। अब देखो, एक तो होता है आपका प्रोग्राम मैनेजर और एक होता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। प्रोग्राम मैनेजर वर्सेस योर प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हैंडल करते हैं साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स को, ठीक है ना, हैंडलिंग मैनी साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम हैंडल करता है। इनके जो है स्किल्ड रिसोर्सेज के साथ पर्सनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनको साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना होता है, तो इनको स्किल जो भी रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप इनको मैनेज करना पड़ता है। जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनकी रिसोर्स टाइप के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो इम्पर्सनल टाइप की होती है। ऑल्सो प्रोग्राम मैनेजर का क्या एम होता है कि जितने भी रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है ना। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो डिमांड है रिसोर्सेज की वो मिनिमाइज की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्रोग्राम मैनेजर के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर के पास डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट मैनेजमेंट। अब देखो बेनिफिट्स, जैसे प्रोग्राम को आप मैनेज कर रहे हो, प्रोग्राम के अंदर कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आप मैनेज कर रहे हो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट्स अचीव हो सके डिस्पाइट की इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क क्या है। उसी तरीके से बेनिफिट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, किस तरीके के बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होने चाहिए प्रोजेक्ट के साथ में, वो यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। तो बेसिकली देखो, कैपेबिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन वो गारंटी नहीं करेगा कि आपको बेनिफिट्स हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, बिजनेसेस जो होते हैं ना स्ट्रगल करते हैं आईसीटी इन्वेस्टमेंट में ताकि वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके। जरूरी नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो ये सब चीजें भी क्या होती है, मैनेज की जाती है इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जहाँ पे बेनिफिट मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कितना हम उन बेनिफिट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ये ट्रैक करके रखना कि जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उस तरफ आपका डायरेक्शन में मूव हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म होती है आपकी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका एम क्या होता है, एफिशिएंसी को एनहांस करना, ठीक है। अब देखो, जो आपके स्टेप्स होते हैं ना इफेक्टिव बेनिफिट मैनेजमेंट के अंदर, उसमें फर्स्ट होता है स्टेप आपका डिफाइन करना एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होंगे आपके प्रोग्राम से, एनालाइज करना कॉस्ट बेनिफिट बैलेंस को, प्लान करना कि किस तरीके से हम हमारे जो बेनिफिट्स है उनको अचीव कर सकते हैं, और मेजर करना बेनिफिट्स को, ठीक है ना, कैसे करेंगे, अलोकेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बेनिफिट डिलीवरी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें एलोकेट करना, और बेनिफिट्स का क्या रियलाइजेशन होगा उसको मॉनिटर करना। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं आपके इफेक्टिव बेनिफिट मैनेजमेंट के। अब देखो, बेनिफिट मैनेजमेंट के अंदर ही एक आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। तो देखो, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो यानी कि गवर्नमेंट लॉज वाले हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस, अगर आप बहुत अच्छा फास्टर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट को बेनिफिट देगा, प्रोडक्टिविटी, अगर
लोअर कॉस्ट पे काफी ज्यादा काम किया जा रहा है तो वो भी प्रोडक्ट के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। अगर कुछ रिवॉर्ड सिस्टम्स है, जॉब एनरिचमेंट है, तो वो डेवलपर्स को भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि वो प्रोडक्ट पे एक अच्छी तरीके से काम कर सके ताकि प्रोडक्ट जो है फ्यूचर में जाके बेनिफिट प्रोवाइड कराए। इसी तरीके से इंटरनल मैनेजमेंट बेनिफिट, जिसके अंदर अगर आप डिसीजन मेकिंग बेटर रखते हो, रिस्क एनालिसिस रखते हो प्रॉपर, तो वो भी क्या करता है, फ्यूचर में हेल्प करता है आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने में। तो ये कुछ टाइप के बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 खत्म होता है, जिसके अंदर हमने काफी चीजें डिटेल में पढ़ी, क्या होता है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्या होता है, हमने वहां पे देखा कि रिस्क इवैल्यूएशन कैसे होता है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन कैसे होता है, बेनिफिट मैनेजमेंट कैसे होता है, और हमने देखा था बिजनेस केस क्या होता है। अब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, अगर कुछ चीजें अभी भी आपको नहीं समझ में आई है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि एक बार आप वापस से देखो जाके, मैंने फॉर्मूलाज जहाँ पर हैं वो भी डिस्कस किए हैं, साथ के साथ उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ब्लरी है एक्चुअली, मैंने इनको बुक से ही डायरेक्टली लिया है ताकि क्या है हमारे स्टैंडर्ड एमसीक्यूज जो है वो प्रिपेयर हो पाए, ताकि जो नॉर्मल एमसीक्यूज है वो हम इजीली कवर कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकली नॉट अ कंसर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर, कि जो ऑप्शंस दे रखा है उसमें से कौन सी चीज जो है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर की कंसर्न नहीं होती है। देखो, डिपेंडेंसी अमंग प्रोजेक्ट, ये तो होता है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अमंग प्रोजेक्ट्स, ये भी उसको ध्यान रखना होता है कि डुप्लीकेसी ना आए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट, ये इसका कंसर्न नहीं होता, ठीक है ना। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजर का कंसर्न नहीं होता कि वो मॉनिटर और कंट्रोल करे प्रोजेक्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि देखो प्रायोरिटाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख पाएगा होपफुली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। all projects that are being carried out within an organization, all projects being carried out by the organization for a specific customer, no. all projects that have been started in the same financial year, no. all range of product and services offered by the organization, no. रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं, यह क्या आएगा इसका आंसर, ऑल प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग कैरिड आउट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल है, कंसिडर दैट द कॉस्ट फॉर अ प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 100,000 यूरो, दिस अमाउंट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड अपफ्रंट, तो ये आपका क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 1 year एंड द कॉन्ट्रैक्टेड सेल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आउटकम इज 120,000 यूरो। The bank interest rate is 10%. What is the internal rate of return of the project? तो देखो, internal rate of return of the project, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या फ्यूचर वैल्यू है माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है इनटू 100। ओके, तो देखो फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 120,000 यूरो, माइनस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 100,000 यूरो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100,000 यूरो इनटू 100। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20,000 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो से आपके क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा आपका, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो देखो 20% आपके ऑप्शन में नहीं है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है इसका 20.8%, तो हम किसको लगाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर 20.8% को। नेक्स्ट देखिए, सपोज द फीजिबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर project shows that the project would cost 150,000 euro to complete and the expected profit per year after project completion is 15,000 euro, ठीक है, per year. What would be the annual return on investment if the project is undertaken? तो देखो annual return of investment is equal to क्या होता है, annual profit कितना है, ठीक है, annual profit divided by your initial investment into 100,
ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट कितना बोल रहा है ये यहाँ पे 15,000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 150,000 इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गए, 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 10%। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल पैरामीटर्स फॉर अ प्रोजेक्ट इंडिकेट्स द टाइम पीरियड at the end of which the total cost incurred would exactly equal the acquired benefit। यानी कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पूरा वापस से मिल गया है, वो जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमें पता है कौन सा टाइम होता है, ये आपका पे बैक पीरियड होता है, जब क्या होता है जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो पूरी रिकवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, which one of the following is true regarding NPV? NPV means net present value. NPV assumes computation of the present value at the cost of capital. This is true. NPV assumes computation of the present value using the rate of return from the best available investment option. No. NPV assumes computation of the present value using the prevailing rate of interest. No. NPV assumes a computation of the present value using the rate of interest that may prevail from year to year. No, this is also wrong. सही आंसर क्या है, NPV क्या assume करता है, computation of the present value at the cost of capital. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, सपोज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट, कितना कॉस्ट है उसका, इनिशियली प्रोजेक्ट का कॉस्ट है आपका 160, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू 160,000 यूरो, ठीक है, एंड द एक्सपेक्टेड इनफ्लो इज 25,000 पर क्वार्टर फॉर द फर्स्ट ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना है आपका, अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका इनफ्लो कितना होगा, चलो मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। एंड द एक्सपेक्टेड इनफ्लो इज 25,000 पर क्वार्टर फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 30,000 पर क्वार्टर देयर आफ्टर। यानी कि फर्स्ट ईयर में तो हर क्वार्टर में उसको 25,000 मिल रहा था और फर्स्ट ईयर के बाद में हर क्वार्टर में कितना मिल रहा है 30,000 यूरो। तो हमें बताना है कि पे बैक पीरियड क्या होगा। पे बैक पीरियड का मतलब क्या, कि कितना ड्यूरेशन लगेगा कि वो कवर कर ले 160,000 यूरो को, क्योंकि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो देखो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो देखते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट ईयर का अगर हम कैश इनफ्लो देखें तो ये कह रहा है कि क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली आपका कितना हो रहा है, एक क्वार्टर में आपका आ रहा है 25,000 यूरो। तो एक साल में कितना आ जाएगा आपका, एक साल में आप कितना रिकवर कर लोगे, 4 इंटू 25,000 यूरो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100,000 यूरो, ठीक है। यानी कि एक साल में आप कितना कवर कर लोगे 100,000, टोटल आपको कितना कवर करना है 160,000। तो आप कितना कॉस्ट, आप कितना पैसा आपका बचा, कितना अमाउंट बचा आपका रिमेनिंग अमाउंट, अगर हम देखें रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा 160,000 माइनस 100,000, ये हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है, ये हो गया आपका 60,000। अब सेकंड में देखेंगे तो हमारे पास देखो 12 मंथ्स में हमने इतना तो कवर कर लिया, अब हमें देखना है कि हम 60,000 कितने में कवर करेंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर के बाद हर क्वार्टर में आप कितना कर पा रहे हो 30,000 पर क्वार्टर हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट 4 मंथ में हम कितना कवर कर लेंगे 30,000, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ में हम और कितना कवर कर लेंगे 30,000। अब अगर आप इसको सम करोगे तो कितना हो जाएगा 60,000। इतना ही अमाउंट हमको जो हमारा रिमेनिंग बचा था जिसको हमें रिकवर करना था, और ये कितने में रिकवर हुआ, ये बाकी के जो नेक्स्ट 8 मंथ्स है उसमें रिकवर हुआ। तो देखो 12 मंथ्स में तो इतना अमाउंट रिकवर हुआ और बचा हुआ अमाउंट रिकवर करने में हमें कितना टाइम लगा 4 + 4 दैट इज 8 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम, कितना हो जाएगा 12 + 8 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ओके माय बैड, दिस इज 3, क्वार्टरली बोला है ना। तो फर्स्ट 3 मंथ में हमने क्या करा 30,000 कवर किया और सेकंड 3 मंथ में भी हमने 30,000 कवर किया, तो टोटल 6 मंथ में हमने 60,000 कवर कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 + 6 विच इज इक्वल टू 18 मंथ्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 18 मंथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज ऑफ द डिस्काउंट रेट ऑन द IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर दें तो हमारे IRR जो होता है, ठीक है ना, इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है आपका, उस पे क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उस पे क्या आपका इफेक्ट होगा अगर हम डिस्काउंट रेट जो है उसको इंक्रीज कर दें। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, IRR जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। अनअफेक्टेड क्यों रहेगा, बेसिकली IRR क्या होता है, एक डिस्काउंट रेट होती है जिसपे कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना। तो एक तरीके से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है प्रोजेक्ट कैश फ्लो की, और ये इंडिपेंडेंट होती है एक्सटर्नल डिस्काउंट रेट से, ठीक है। दैट्स वाई अगर आप डिस्काउंट रेट में कुछ भी चेंज करते हो तो उससे IRR पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल डिस्काउंट रेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए, when the IRR is equal to the discount rate, what can be said about the net present value। तो अगर IRR जो है आपके डिस्काउंट रेट के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में आपकी NPV क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखिए, which one of the following is not true regarding return on investment। तो देखो फर्स्ट क्या है, it computes the discounted net income from an investment at a given point in time, this is true, ठीक है। It computes the net income per unit of investment, ये भी सही है। It quantifies the total profit accruing from an investment, this is also true। और लास्ट ऑप्शन क्या है, it computes the time period at the end of which the discounted income equals the investment। नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हमने MCQs भी देख लिए, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है हमारी बुक का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।